अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम रिग्रेशन पैरामीटर्स की टेस्टिंग जो है उसको स्टडी करेंगे। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स। टेस्टिंग को स्टडी करने से पहले वी हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। देन वी विल specifically define the test statistics or steps involved in the testing of regression parameters. So, hypothesis testing. Hypothesis testing जो है, first you should know that what is hypothesis. Hypothesis is basically an assumption or a general belief, ठीक है, और a claim of any company or industry, ठीक है, जिसको आप statistically टेस्ट करते हैं कि क्या वो क्लेम ठीक है या नहीं है। ठीक है, assumption is basically hypothesis basically assumption। ठीक है, so hypothesis को हम define करते हैं in statistics। Hypothesis is some assumption or statement that may or may not be true। ठीक है, एक ऐसी assumption या क्लेम या कोई भी स्टेटमेंट जो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी है इस क्लेम की, इस अजम्पशन की, इट्स वैलिडिटी इज टेस्टेड यूजिंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर हम इसको स्टडी करते हैं। यानी हाइपोथेसिस एक जनरल बिलीफ है अबाउट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है और उसने एसी बनाए हैं और उस कंपनी का ये क्लेम है कि उसकी ये प्रोडक्ट 10 ईयर्स तक जो है वो काम करेगी विदाउट एनी एरर। यानी उसकी जो वारंटी है दैट इज़ 10 ईयर्स। ये जनरल बिलीफ है। ठीक है, लेकिन जब आप उस बिलीफ को टेस्ट करते हैं तो आपने पॉपुलेशन में से एक सैंपल उठाया, उस पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए और उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर आपने कंक्लूड किया कि क्या वो जनरल बिलीफ जिसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, सो हाइपोथेसिस दैट वाज अ जनरल बिलीफ इज H0। ठीक है, दैट इज ऑलवेज अबाउट पॉपुलेशन, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और हर नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको HA या H1 से जाहिर किया जाता है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर H0 को आप एक्सेप्ट करते हैं तो H0 रिजेक्ट होगा। यानी इनमें से एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने कहा कि एक एसी जो है उस कंपनी का क्लेम है कि इट लास्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? इट डज नॉट लास्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इफ यू एक्सेप्ट H0 देन यू हैव टू रिजेक्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बेसिकली आप टेस्टिंग के लिए लगाते हैं एंड दैट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यू डेवलप एन assumption or a statement that is considered as hypothesis. Secondly, the second important thing is level of significance. अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आप जो है लास्ट कोर्स पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो आपको नाम तो सुना होगा आपने कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड दैट इज अल्फा। अब ये अल्फा क्या है?
alpha is basically the probability of having type 1 error. याद रखें कि hypothesis testing में there are two types of error, type 1 error and type 2 error. ठीक है, इनको भी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट you should know that what is alpha. So हमने कहा alpha is a probability of type 1 error. या ये कह लें कि alpha represents a probability that how much you are taking the risk of error. यानी आप अपनी बात, जो रिजल्ट्स आपने एंड पे कंक्लूड किए हैं रिसर्च के एंड पे, आप अपनी बात के गलत हो जाने को किस हद तक कबूल करें. ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. अल्फा को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ रिस्क which is attached with your results, or it is a risk which the researcher is willing to take or accept type 1 error. ठीक है, type 1 error, that is alpha. अब ये type 1 error और type 2 error क्या है? So there are two types of error in hypothesis testing, that is type 1 error and type 2 error. Type 1 error means that you reject H naught if it is true. For example, हमने कहा जी एक AC है जिसकी वारंटी है 10 years, वो 10 years तक चलेगा. ठीक है, लेकिन आपने जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए आपके पास, उसकी बुनियाद पर आपने इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया. लेकिन जब इन फ्यूचर आफ्टर द पासिंग ऑफ 10 years आपने देखा कि एसी तो ख़राब ही नहीं हुए, वो 10 years तक काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कंपनी का क्लेम ट्रू था. यानी जो नल हाइपोथेसिस थे दैट वाज ट्रू, बट यू रिजेक्ट एच नॉट. तो इस तरह से एक एरर जो है वो आपके रिजल्ट के अंदर आ गया, आपकी रिसर्च के अंदर आ गया. दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड टाइप 1 एरर. अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अगर आपने जो वैल्यू ऑफ अल्फा है, ठीक है, उसको अननेसेसरली लार्ज ले लिया. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 15%, दैट इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ा जो कि ट्रू थे अगर आप जो है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते. ठीक है, तो इफ इट हैपन्स दैट यू रिजेक्ट द एच नॉट, बट if it is true and you reject the H naught, then you commit an error and that error is called type 1 error. तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज probability, यानी उसकी चांसेस हैं ऑफ टाइप 1 error. यानी अगर अल्फा 5% है तो इट मीन्स दैट देयर आर 5% चांसेस कि टाइप 1 error हो सकता है. ठीक है, इसी तरह से टाइप 2 एरर है. टाइप 2 एरर क्या है? दैट इज कन्वर्स ऑफ टाइप 1 एरर, दैट यू रिजेक्ट एच ए अल्टरनेट हाइपोथेसिस और यू एक्सेप्ट एच नॉट इफ इट इज फॉल्स. ठीक है, अब कंपनी का क्लेम था 10 years, आपने रिसर्च कंडक्ट की, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किए, रिजल्ट्स आपके पास आ गए. उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर
आपने कहा जी कंपनी बिल्कुल ठीक बात कर रही है, यू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बट आफ्टर 5 years जो AC थे वो ख़राब होना शुरू हो गए, इट मीन्स कि कंपनी का क्लेम जो है वो फॉल्स था, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट किया. सो यू कमिट अ मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक इज कॉल्ड टाइप 2 एरर. एंड जस्ट लाइक alpha is the probability of type 1 error, so beta is the probability of type 2 error. ठीक है. In the upcoming lectures we will discuss that how we compute alpha and beta, यानी probabilities जो हैं वो किस तरह से निकाली जाती हैं. So these are the errors. Another important thing that is पावर ऑफ द टेस्ट, यानी जो टेस्ट आप अप्लाई करें उसकी पावर क्या है, कि उसकी पावर को आप टेस्ट करेंगे कि कितना जो टेस्ट है वो अवॉइड करे कि रिजल्ट के अंदर टाइप 2 एरर ना हो. ठीक है, यानी पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, द अबिलिटी ऑफ द टेस्ट to avoid the type 2 error. ठीक है, टाइप 2 एरर हमने कहा दैट इज बीटा. तो अगर आप इसको अवॉइड करें तो पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, 1 माइनस बीटा. ठीक है, अब जितनी भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं, जितनी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द central limit theorem. And what is the central limit theorem? Central limit theorem ये कहता है कि जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सेंट्रल, आई राइट इट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. क्या है जी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने ली है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हियर. ठीक है, आई हैव टेकन द 2 टेल टेस्ट, इसके अलावा 1 टेल टेस्ट भी होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट. ठीक है, दैट इज 2 टेल टेस्ट. और इसमें हम क्रिटिकल रीजन को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब क्रिटिकल रीजन को रीजन ऑफ रिजेक्शन भी कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए लाइक 10 years वी हैव मेकन, ये हमारे हाइपोथेसिस हैं कि जो एवरेज लाइफ है एसीज की, जो वैरायटी है दैट इज़ 10 years. ठीक है, दैट इज़ 10 years. एंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल्फा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ एल्फा 5%. ठीक है, और जो भी आपकी टेबलेट 10% है, जो भी वैल्यू आपके पास की मैंने, ऑन द वैल्यू ऑफ hypothesis and alpha, the level of significance, there will be a region under the normal curve. ठीक है, इस normal curve के अंदर एक region लाई करता है जिसको आप region of rejection कहते हैं. So here that is the region of rejection if there is 2 tail test. So that is the critical region. ठीक है, if it lies at the both tails just like this, that is called 2 tail test. ठीक है, if it doesn't lie on the both tails, like अगर वो left side पे आता है तो it means that is left tail test, अगर वो right side पे आता है there is right tail test, and both are called 1 tail test.
सो ये तो था एक जनरल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसमें इस्तेमाल होने वाले जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया. अब आते हैं रिग्रेशन पैरामीटर्स की टेस्टिंग पर. ठीक है, वी हैव स्टडीड द सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप बड़ी डिटेल में इसको स्टडी कर चुके हैं. इन इकोनोमेट्रिक्स वी विल जस्ट टेक द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. हम एक जनरल मॉडल लेते हैं यहाँ पे बीटा y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस एरेटा. ठीक है, यहाँ पे हम इन पैरामीटर्स को इंडिविजुअली चेक करेंगे कि दीज पैरामीटर्स आर सिग्निफिकेंट और नॉट. ठीक है, सो फर्स्ट वी अप्लाई दिस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन बीटा नॉट. इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में वी ऑलवेज यूज टी स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ऑलवेज यूज टी टेस्ट. ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे. उन स्टेप्स में आप वैल्यूज पुट करेंगे, देन यू गेट द आंसर. सो फर्स्ट स्टेप इज वी कंस्ट्रक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट बीटा नॉट which was estimated in this model is equal to 0. It means that the value of beta naught is insignificant. ठीक है, and the second is alternate hypothesis that beta naught is not equal to 0. ठीक है, second step में we take the value of alpha. ठीक है, level of सिग्निफिकेंस. अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा इस चीज़ का डिसीजन करता है रिसर्चर. आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे. ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, ठीक है, तो आप एज अ कस्टम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 5% सेलेक्ट करेंगे. 5% और 10%. ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली 5% अल्फा जो है वो लिया जाता है. ठीक है, then we will apply the test statistics. We do the calculation there. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा we always use the t statistics. So we have t calculated is equal to beta naught over standard error of beta naught. ठीक है, अगर आप बीटा नॉट की इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे हैं देन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट जो यहाँ पर आप एस्टिमेट कर चुके हैं एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट. ठीक है, देन हाउ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट. वी टेक स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट एज सिग्मा स्क्वायर म्यू सम ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर. थोड़ा सा जो बच्चे यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते. दैट इज इन द एक्चुअल फॉर्म एंड दैट एक्स इज स्मॉलर, दैट इज इन डेविएटेड फॉर्म एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, सो दैट इज द डेविएटेड वन एंड दैट इज द एक्चुअल वन. ठीक है, देन अब हमारे पास जो चीज़ हमने कंप्यूट करनी है दैट इज सिग्मा स्क्वायर म्यू. एंड सिग्मा स्क्वायर म्यू जो है वो इस फार्मूला से एस्टिमेट किया जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर एन माइनस के. एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू कैन से दैट विल बी n minus 2 number of variables, sorry, not independent variables. Sum of y square, that y is in the deviated form, that is not capital Y, and r square, you know, that is coefficient of determination. You can compute r square with the help of this formula, like beta naught sum of x y over sum of y square. All these values are in deviated form. ठीक है, अब आपके पास जो एक्चुअल फार्मूला था स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट that is sigma square mu sum of x square over sum of x square n.
ठीक है, इसमें अब आप सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन फार्मूलाज की बेसिस पर, ठीक है। व्हेन यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट देन पुट इट इन टी कैलकुलेटेड बीटा नॉट। आप पहले मॉडल में एस्टिमेट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट आपने अभी कंप्यूट किया। इन दोनों की बुनियाद पर यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर आपके पास एक टी की वैल्यू आ गई, टी टेस्ट की, ठीक है। देन यू विल मूव टूवर्ड्स द टी टैबुलेटेड, मीन्स टी की जो टेबल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड टी टैब, टी टैबुलेटेड वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यू हैव अल्फा बाय 2 इन द टू टेल टेस्ट, अल्फा बाय 2 एंड n माइनस के। आपके पास अल्फा अगर 5% है तो आप पहले उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू लेंगे और टी के टेबल पर आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक टी की सेकेंड वैल्यू आ गई, एक वो वैल्यू जो आपने खुद से कंप्यूट की है, एक वो वैल्यू जो आप टेबल से फाइंड आउट करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वैल्यूज you will conclude your results that either the assumption, the general assumption that is null hypothesis is true or false. Either you accept or reject. Now you will compare these two values, ठीक है। If t calculated is greater than t tabulated, then what will happen? What will be your result? Then you will reject H naught and accept H A, means alternate hypothesis, ठीक है। और अगर आपके पास t कैलकुलेटेड की वैल्यू स्मॉलर है जबकि वो वैल्यू जो आपने टेबल से फाइंड आउट की है, तो इसका कन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, यू विल एक्सेप्ट H नॉट, यानी जो जनरल अजम्पशन आपने पॉपुलेशन से रिलेटेड डिवेल्प की थी दैट इज ट्रू, ठीक है। सो दैट इज द इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर बीटा नॉट, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट द test statistics. We will discuss the test statistics for slope parameter that is beta 1. बीटा 1 के इंडिविजुअल टेस्ट के स्टेप्स सेम होंगे, लाइक एच नॉट क्या होगा, बीटा 1 हैट इज इक्वल टू 0, बीटा 1 हैट इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट विल बी इक्वल टू 5% इफ नॉट गिवन, ठीक है। अगर गिवन है तो फिर आप वो वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। थर्ड में आप कैलकुलेशन करेंगे, यू विल कैलकुलेट टी कैलकुलेटेड वैल्यू, फार्मूला सेम होगा बीटा 1 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1, ठीक है। वो बीटा नॉट की टेस्टिंग थी, देन वी टेक बीटा नॉट, बीटा 1 की इंडिविजुअल टेस्ट कर रहे हैं तो बीटा 1 ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 that will be equal to sigma square mu and sum of x square in the deviated form. ये सारी वैल्यूज सिग्मा स्क्वायर म्यू का फार्मूला हम पहले कर चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल कैलकुलेट द t वैल्यू, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट t tabulated value that will be equal to alpha by 2 n minus k, that's a tabulated value, and at the end we will done the conclusion. We will find that either the value lies in the critical region or not, ठीक हो गया। ये आपकी कंक्लूजन सेम है, इफ t calculated is greater than t tabulated then you will reject H naught and vice versa. So these are the individual test of significance for regression parameter. If the regression is simple regression, in the next lecture we will discuss the steps of steps of individual test of significance in multiple regression. I hope you understand well. Still you have any question then please do ask. Thank you so much.